समय के प्रवाह में भाग 3। जब सूरज ढलना शुरू हुआ, सिंगू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाए गए भजन मंडली की यादों को ताज़ा किया। हर सप्ताह चर्च में इकट्ठा होकर भजन का अभ्यास करना और पूजा के समय सुंदर सामंजस्य बनाना दोनों के लिए बहुत खुशी की बात थी। विशेष रूप से मेरी पत्नी की उज्ज्वल और सकारात्मक व्यक्तित्व के कारण वह गायक मंडली के सदस्यों के बीच बहुत लोकप्रिय थीं। प्रशिक्षण के दौरान मेरी पत्नी द्वारा किए गए मज़ेदार मजाक सभी को हंसाने का काम करते थे। अब गायक मंडली के अभ्यास कक्ष में मेरी पत्नी की अनुपस्थिति एक बड़ी कमी के रूप में महसूस हो रही थी। शुरुआत में जब भी मैं उस जगह को देखता था, मेरी आंखों से आंसू बह जाते थे और मैं सही से स्तुति नहीं गा पाता था। लेकिन समय बीतने के साथ जब मैंने उस खाली जगह को देखा तो पहले की तरह आंसू नहीं आए। दुख की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन पत्नी की याद की गहराई अभी भी बहुत बड़ी है। साथ में भजन गाते हुए, एक दूसरे को देखते हुए बिताए गए पल, घर लौटते समय आज की प्रैक्टिस कैसी रही, इस पर चर्चा करते हुए बिताए गए समय की यादें ताज़ा हो गईं। संगीत ने अपने दिमाग में पत्नी द्वारा जीवन में बार बार कहे गए मजाकों को याद किया। उस समय यह केवल एक साधारण मजाक लगता था, लेकिन अब सोचने पर पता चलता है कि ये सभी पत्नी की प्यारी यादें थीं। उसे इस बात का दुख था कि वह अब ऐसी मजाकें नहीं सुन सकता, लेकिन उसने चुपचाप उम्मीद की कि एक दिन वह अपनी पत्नी से फिर से मिले और उन खुशहाल क्षणों का सामना कर सके। उसके दिल में एक धुंधली लेकिन बुझी हुई आशा की चिंगारी जल रही थी। जैसे ही शाम हुई, सुंगहू ने घर के काम शुरू कर दिए। कपड़े मोड़ने और सफाई करते समय भी उसकी पत्नी की यादें उसके पास घूमती रहीं। विशेष रूप से उसने अपनी पत्नी द्वारा हमेशा गले लगाए जाने वाले बत्तख के खिलौने को पाया। मुलायम स्पर्श वाला बत्तख का खिलौना ऐसा लग रहा था जैसे पत्नी की खुशबू हल्का सा बाकी है। जब भी मैं खिलौने को देखता, मुझे पत्नी का वह दृश्य याद आता जब वह इस खिलौने को गले लगाकर आराम से सो गई थी। संगू ने बत्तख के खिलौने को सावधानी से वॉशिंग मशीन में डालकर चलाया। साफ धुले हुए गुड़िया को सुखाने की रैक पर रखा। धूप में सूखती गुड़िया का दृश्य शांतिपूर्ण लग रहा था। उसने उस रात अपनी पत्नी की तरह हमेशा की तरह बत्तख की गुड़िया को मजबूती से गले लगाकर सोने चला गया। उसके दिल में एक गहरी इच्छा थी, इस गुड़िया को गले लगाकर सोने पर पत्नी के सपने में आने और मुझे खोजने की उम्मीद थी। गहरी रात में सिंगू ने नींद में बत्तख की गुड़िया को और अधिक मजबूती से गले लगाया। गुड़िया की नरमी में पत्नी की गर्माहट महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। सपने में भी सही, मैं अपनी पत्नी का चेहरा एक बार फिर से देखना चाहता था। यह भावना बहुत गहरी थी। सोते हुए उसके चेहरे पर दुख, यादें और थोड़ी सी उम्मीद का मिश्रण था, जो एक जटिल अभिव्यक्ति में झलक रहा था। बत्तख का खिलौना उसकी गोद में चुपचाप बिना किसी बदलाव के अपनी जगह बनाए रहा। अगली सुबह सिंगू ने सपने में अपनी पत्नी को नहीं देखा, लेकिन बत्तख के खिलौने को गले लगाकर सोने के कारण उसे थोड़ी राहत मिली और उसने आंखें खोलीं। पत्नी की अनुपस्थिति अभी भी बड़ी है, लेकिन उसकी छोड़ी हुई चीजें और यादें उसे जीने की ताकत देती हैं। उसने बत्तख के खिलौने को सिर के पास अच्छे से रखकर दिन की शुरुआत करने की तैयारी की। आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और निजी सफर पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये सफर है शोक का, यादों का और किसी अपने को खोने के बाद जिंदगी में दोबारा ढूंढने का। हमारे पास स्योंग वू नाम के एक व्यक्ति की कहानी से जुड़ी कुछ जानकारी है। उनकी पत्नी गुजर गई थी और ये कहानी उनके बाद के करीब 2 सालों के अनुभवों पर है। सही कहा। और ये जो हमें मिला है, ये दिखाता है कि कैसे वो शुरुआती गहरे दुख से गुजरे, कैसे यादें उनका सहारा बनी
और कैसे उन्होंने मतलब आगे बढ़ने के रास्ते खोजे। तो हमारा मकसद यही है कि इस पूरी भावनात्मक यात्रा को थोड़ा समझें, इसकी परतें खोलें। हाँ, कि इतने बड़े नुकसान से उभरने का आखिर मतलब क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है पत्नी की मृत्यु के लगभग 1 साल बाद। स्योंगवू अब भी जाहिर है बहुत दुख में है, लेकिन वो उन लोगों के लिए शुक्रगुजार भी महसूस करते हैं जिन्होंने उनकी पत्नी को याद रखा। जैसे हना, किम मिन-सू, ली क्योंग आह का जिक्र है। ये जो साथ मिलता है लोगों का, ये कितना जरूरी होता है ना? अरे बहुत ज्यादा। और इसी समय हम देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। जैसे वो इंस्टेंट दलिया खाने का जिक्र है। अब जो सिर्फ खाना नहीं है, ये उस वक्त से जुड़ा है जब वो अस्पताल में पत्नी की देखभाल कर रहे थे। अच्छा। तो इसमें वो देखभाल का भाव भी है और खोने का दर्द भी। मतलब एक आम सी चीज कैसे इतनी सारी यादों और भावनाओं का प्रतीक बन जाती है। हाँ, ये बात तो है। और फिर वो पुरानी तस्वीरें देखना, उनसे बातें करना, ये क्या सिर्फ याद करने का एक तरीका है या कुछ और भी है इसमें? अब देखिए, ये एक तरह से यादों को जिंदा रखने की कोशिश है। जब कोई चला जाता है तो धीरे धीरे उनकी आवाज, उनका चेहरा वो धुंधलाने लगता है। फिर कहानी में कुछ और चीजों और जगहों का जिक्र आता है। जैसे वो सप्तांत वाला फार्म, हाँ, जहाँ पत्नी को पौधों का शौक था। उनकी नोटबुक भी, और चर्च का गायक दल भी। ये जगहें और चीजें ये यादों को कैसे सहेजती हैं। ये असल में मेमोरी एंकर की तरह काम करती हैं। मतलब यादों को बांधने वाली चीजें, जैसे फार्म या गायक दल, ये साझा अनुभवों की जगह हैं। और पत्नी की नोटबुक या वो बतख वाला खिलौना जिसे वो गले लगाकर सोती थी और जिसे स्योंगवू अब धोकर गले लगाते हैं, ये निजी चीजें हैं। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं रहती, ये उन पलों को, उन एहसासों को छूने का जरिया बन जाती हैं। और जैसे वो खेत की देखभाल जारी रखते हैं। हाँ, ये एक तरह से उस रिश्ते को निभाने जैसा है, उन चीजों को संभालना जो उनके लिए अहम थी। ये दिलचस्प है कि ये चीजें सुकून तो देती ही हैं, पर शायद एक जिम्मेदारी का एहसास भी। लेकिन क्या इन पर बहुत ज्यादा टिके रहना आगे बढ़ने में रुकावट भी डाल सकता है? बिल्कुल, ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। शुरुआत में ये चीजें और यादें बहुत जरूरी सहारा होती हैं। हाँ। लेकिन समय के साथ इंसान को इनसे थोड़ी दूरी बनाकर इन्हें अपनी नई जिंदगी में बुनना सीखना होता है। हाँ। और स्योंगवू के साथ हम यही बदलाव देखते हैं, खासकर रिटायरमेंट के बाद। हाँ, रिटायरमेंट के बाद वो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, पॉन्जी स्कीमों के बारे में लोगों को बताते हैं, चेतावनी देते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है ना, निजी दुख से निकलकर समाज के बारे में सोचना। हाँ, ये बहुत अहम मोड़ है। यहाँ वो अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का इस्तेमाल दूसरों के लिए कर रहे हैं। सही। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये असल में अर्थ निर्माण है। मतलब अपनी जिंदगी को एक नया मतलब देना, पॉन्जी स्कीमों से लोगों को बचाना। शायद ये अपनी कमजोरी को ही एक ताकत में बदलने का तरीका हो। और वो जो ऐतिहासिक स्थल पर एक गलती ठीक करवाते हैं, वो भी इसी तरह का है। बिल्कुल। वो छोटे छोटे काम भी उन्हें एक सार्थकता का एहसास कराते हैं। और वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिस पर उनकी पत्नी को गर्व हो। तो मतलब यादें अब बोझ नहीं रहीं, प्रेरणा बन गई हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। 2 साल बीतते बीतते दुख खत्म नहीं हुआ है, वो शायद कभी नहीं होता, पर वो बदल गया है। वो जो तेज दर्द था, वो अब एक शांत एहसास बन गया है। वो दलिया, खेत, गायक दल, खिलौना, ये सब यादें अब जिंदगी का हिस्सा हैं। तकलीफ देने के बजाय सहारा देने वाली बन गई हैं। और दोस्तों का साथ, नई एक्टिविटीज, ये सब उन्हें ताकत दे रही हैं। हाँ। और आखिर में वो जो अपनी पत्नी से मनी मन कहते हैं, मैं ठीक हूं और जब तक मैं तुमसे दोबारा मिलूं, मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिस पर शर्मिंदगी ना हो। ये एक तरह की स्वीकृति है ना? और आगे बढ़ते रहने का वादा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी यात्रा यही दिखाती है कि शोक से गुजरने का मतलब भूलना नहीं होता। हाँ, बल्कि यादों के साथ जीना सीखना होता है। उन्हें अपने आज और कल में शामिल करना होता है। दूसरों का सहारा लेना, छोटी चीजों में सुकून ढूंढना और जिंदगी को नए मकसद देना, यही तो इंसान की हिम्मत है, उसका लचीलापन है। तो स्योंगवू की कहानी हमें यही दिखाती है कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी जीवन में अर्थ और जुड़ाव बनाए रखना मुमकिन है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाती है ये कहानी, कि हमारे प्रियजनों की छोड़ी हुई चीजें और हमारी रोज की आदतें, ये सिर्फ यादें ही ताज़ा नहीं रखती, बल्कि हमारे दुख महसूस करने के तरीके को और उससे उभरने की पूरी प्रक्रिया को कैसे आकार देती हैं। इस पर सोचा जा सकता है। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।